हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से यूपीएससी में, पीसीएस में और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग उन क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं डिटेल में इस टॉपिक के बारे में। और हमारे पास जो ये टॉपिक है माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्थ रीजन में आने वाली सारी माउंटेन रेंजेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भारत के पेनिसुलार पर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाएंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, डेटा मैंने बहुत सारी बुक से कंसोलिडेट करके बनाया है, तो आप अपने नोट्स बनाएंगे अच्छे से और जो चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन करी है उनको आप लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट अबाउट द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। माउंटेन माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको इंडिया का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया का जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके का इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं। कहीं पर इंडिया के अंदर माउंटेन्स है, कहीं प्लेन है, कहीं रिवर्स है, कहीं डेजर्ट है। तो ये सारी चीजें आप मेरे इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया उसमें जाकर के आप ये देख सकते हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को हम 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास माउंटेन रेंजेस, यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाएं में मीन्स अरावली पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये सारी की सारी जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये सारी की सारी जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस और सारी जो थ्योरी है वो हम इस वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं प्लेन्स के अंदर, यानी कि मैदानी भाग, किस तरीके से नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और नीचे आकर के मैदान में बहने लगती हैं और वो वहां पर वो बिल्कुल सपाट स्थान यानी कि प्लेन बना देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज यानी कि धरती से थोड़े से ऊपर उठे हुए भाग, इनको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, इंडिया का महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो किस तरीके से एक प्लेट्यू के ऊपर बना हुआ है पूरा का पूरा, और उसको हम प्लेट्यू दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, दक्कन पठार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेजर्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट, और आप देख सकते हैं रेगिस्तान राजस्थान के अंदर। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा लेह लद्दाख का मरुस्थल, जो कि एक हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अपतटीय क्षेत्र, यानी कि कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन्स वो वाला क्षेत्र होता है, वो वाला एरिया होता है जो समुद्र के किनारे होता है, और वो जो समुद्र से सटा हुआ एरिया, जो भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का कुछ एरिया जो समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र से मिला हुआ है, वहां पर आपको एक प्लेन मिलेगा, उसको आप अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। भारत का अपतटीय क्षेत्र, जो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है, भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसलैंड। आइसलैंड मीन्स भारत के साथ मुख्य भूमि यानी कि मेनलैंड के अलावा हमारे पास कुछ इस तरीके के प्रायद्वीपीय भारत से जुड़े हुए कुछ द्वीप हैं, जिनको हम जानते हैं आइसलैंड के नाम पे। जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, ये सारे द्वीप समूह हमारे पास भारत के प्रमुख द्वीप में आते हैं। इनके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियोस में जाकर के ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया पर। माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पहले माउंटेन होता क्या है। माउंटेन यानी कि धरती से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग। माउंटेन्स आर अपलेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ मेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेट्स मूवमेंट प्रोसेस, यानी कि ऐसे पार्ट होते हैं, ये ऐसे भाग होते हैं धरती से ऊंचे उठे हुए, जो हमारे पास जो प्लेट हैं उन प्लेट के खिसकने से, आपस में टकराने से ये भाग बनते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्लेट है, दूसरी ये प्लेट, अगर ये आपस में इस तरीके से आकर के टकराएंगी तो यहाँ पर आकर के क्या होगा, आपका इस वाले पॉइंट पर आकर के एक फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा, और जब ये फोर्स बढ़ेगा तो दोनों के बीच में कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन के साथ साथ ये वाली आकृति कुछ इस तरीके से चौकोनुमा ऊपर की ओर उठ जाएगी। अगर ये कंप्रेशन का फोर्स लगातार बढ़ता है, अगर ये कंप्रेशन का फोर्स लगातार बढ़ता
करता है तो हमारे पास वो चोटी एक ना होकर के चोटियों की एक सीरीज बन जाएगी, जिसको हम माउंटेन रेंज या माउंटेन सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हम इसको दूसरे तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं कि माउंटेन रेंज हमारे उस तरीके से फॉर्म होती है जब कोई फोर्स, अर्थ की एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर कोई फोर्स इंपोज करती है, तो उस कारण हमारे पास माउंटेन फॉर्म होते हैं, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए स्ट्रक्चर ऑफ सोइल और रॉक। माउंटेन्स क्या हो सकते हैं? एक स्ट्रक्चर होता है सोइल और रॉक से बना हुआ, जो ग्राउंड से ऊपर होता है, जो ग्राउंड से ऊपर होता है, और जो इसकी शेप होती है वो एक चोटी नुमा होती है, एक पीक होती है इसके अंदर। ये पीक दिखाई दे रही है, ये पीक हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गई? वैली हो गई। पीक और वैली, घाटी और चोटी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो माउंटेन्स को आप 4 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। माउंटेन्स को आप कितने पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। समझते हैं कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आते हैं आपके पास वॉल्केनिक माउंटेन। कौन से माउंटेन्स? वॉल्केनिक। वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स को आप लिखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी एक पर्वत जैसा होता है, और वो किस कारण से बनता है कि धरती के नीचे कुछ चीज गर्म होती है, जैसे हम मैग्मा बोलते हैं, वो फटने के कारण ऊपर आ जाती है, फिर फटने के बाद जो ऊपर निकलता है वो लावा बोलते हैं, और उसके जमने के कारण जो हमारे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन से ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉल्ट माउंटेन्स या फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स या हमारे पास आता है फॉल्ट माउंटेन्स। इसको हम बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। कौन सा पर्वत? भ्रंशोत पर्वत या भ्रंश पर्वत। तो पहला हो गया वॉल्केनिक माउंटेन्स, दूसरा हो गया हमारे पास भ्रंशोत माउंटेन्स यानी कि भ्रंश पर्वत जी। ये किस प्रकार से बनते हैं मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। कौन से होते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स या फोल्ड माउंटेन्स। इनको बोलते हैं वलित पर्वत। कौन सा पर्वत बोलते हैं? वलित पर्वत। और लास्ट हमारे पास आते हैं, इन्हीं की कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है, समय टाइम निकल जाता है तो उसके बचे हुए भाग यानी कि अपशिष्ट भाग को हम बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत या डोम ओब्लिक रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स, इनको बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत। तो हमारे पास 4 तरीके के माउंटेन रेंजेस आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी। और भारत के अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये चारों तरीके के माउंटेन्स पाए जाते हैं। भारत के अंदर ये चारों तरीके के माउंटेन्स पाए जाते हैं। कौन से वो माउंटेन्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, हम आगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स की। वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे माउंटेन्स होते हैं? ऐसे माउंटेन्स जो एक वॉल्केनिक प्रोसेस से बनते हैं, उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये कोई मटेरियल है, ये अर्थ के अंदर है, ये ग्राउंड लेवल है, ये इसके अंदर है। जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से होगा क्या, ये सारी चीजें पिघल जाएंगी। पिघलने के बाद ये कौन सी फॉर्मेट में आ जाएंगी? लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएंगी। लिक्विड के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा इसका, लिक्विड के बाद ये गैस फॉर्म में आएगी, और जैसे जैसे ये गैस फॉर्म में आती है इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर तो क्या करेगा, ये दबाव के कारण दरारों में से होकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और ये धीरे धीरे एक छोटा सा ज्वालामुखी यहाँ पर फटेगा, और यहाँ से ये आपका जो है, जो यहाँ पर जो नीचे फॉर्मेट में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा के फॉर्मेट में होता है। जैसे ही फट के बाहर आता है तो हम इसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लावा। फर्स्ट टाइम फटेगा, थोड़ा निकलेगा, फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। टाइम टू टाइम, एक लॉन्ग टाइम के बाद आपको एक चोटी नुमाइये वाली शेप आपको जो है देखने को मिलेगी, और इसी आकार के पर्वत को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ज्वालामुखी पर्वत या फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो इसका ऊपर वाला मुंह देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलडेरा। क्या बोलते हैं? कॉलडेरा। और कई बार क्या होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बहुत बड़ा। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। और जब इसमें बारिश पड़ती है, जब ज्वालामुखी फट के शांत हो गया और यहाँ पर बारिश पड़ी, तो यहाँ पर हमारे पास पानी भर जाएगा। क्या भर जाएगा? जल भर जाएगा। जल भरेगा तो होगा क्या, ये एक झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी? झील या
लेक बन जाएगी। क्या बोलते हैं इसको? लेक बन जाएगी। तो इस तरीके की लेक को हम कॉल्डेरा लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्डेरा लेक बोलते हैं। भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे पर्वत है जो ज्वालामुखी पर्वत जिनको हम कह सकते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत के लिए आप देख सकते हैं भारत के अंदर है बैरनदीप और नारकोंडम। बैरनदीप और नारकोंडम ये दो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दो ऐसी पर्वत है जो हमारे पास वॉल्केनिक माउंटेन रेंज के एग्जाम्पल्स हैं और इनको हम ज्वालामुखी पर्वत कह सकते हैं। ये दोनों भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित हैं। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर हमको मिलते हैं एक्टिव। अगर हम वॉल्केनो की बात करते हैं तो हमारे पास आता है बैरनदीप, ये एक जागृत ज्वालामुखी है। नारकोंडम एक सुसुप्त यानी कि हमारे पास नॉन एक्टिव ज्वालामुखी है, हमारे पास एक्टिव है, ये हमारे पास नॉन एक्टिव ज्वालामुखी है। ये दोनों भारत के ज्वालामुखी हैं। किसके हैं? भारत के ज्वालामुखी हैं जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। पूछा गया है कि बैरनदीप और नारकोंडम कहां पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर है। इसमें ये भी पूछा गया है कि हमारे पास इसमें से कौन सा एक्टिव और कौन सा एक्टिव नहीं है, तो हमारे पास बैरनदीप जो है वो एक्टिव है। बात करते हैं किलिमंजारो की। किलिमंजारो, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो हमारे पास ये किलिमंजारो है ये भी एक ज्वालामुखी है जो हमारे पास तंजानिया, केनिया और युगांडा की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से कंट्रीज की? तंजानिया, केनिया और युगांडा की सीमा पर स्थित है। और ये अफ्रीका का, कहाँ का? अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन भी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक भी कौन सा है? किलिमंजारो है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटोपैक्सी की। किसकी? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी हमारे पास सदर्न अमेरिका के अंदर, सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो हमारे पास एक कंट्री है उसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है कंट्री का? इक्वाडोर। वहां पर स्थित है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट, कैसा है? सबसे बड़ा बिगेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स है कोटोपैक्सी। स्ट्राम्बोली, इसको बोलते हैं हम लाइट ऑफ टावर ऑफ पैसिफिक और लाइट ऑफ टावर ऑफ मेडिटेरियन सी। लाइट ऑफ टावर ऑफ मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं इसको। ये भूमध्य सागर में स्थित है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में और यूरोप के साउथ में। अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में और यूरोप के साउथ में। फ्यूजियामा, ये एक इंपोर्टेंट जो है यानी कि एक मेन वॉल्केनो है हमारे पास जापान का। कहाँ का? जापान का। अगर आपसे पूछा तो वर्ल्ड का सबसे एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो वर्ल्ड का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है हमारे पास किलायू, जो हवाई द्वीप यूएसए यानी कि आप बात करते हैं यूएसए अमेरिका की, अमेरिका के वेस्ट में जो है हमारे पास हवाई द्वीप है। उस हवाई द्वीप पर ये वाला वॉल्केनो हमारा लोकेटेड है। कौन सा? किलायू। किलायू इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज ओजोस डे सैलाडो। ओजोस डे सैलाडो जो हमारे पास ये है वॉल्केनो है, ये अर्जेंटीना, किसके? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है और ये हमारे पास सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगर हम हाइट वाइज बात करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है या सबसे ऊंचा वॉल्केनो कौन सा है, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा उसको, ओजेस डे सैलाडो। तो यहाँ पर कुछ ये मेंस वॉल्केनोस थे तो ये मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आता है फोल्डेड या फॉल्ट और ब्लॉक माउंटेन्स। फॉल्ट और ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? फॉल्ट और ब्लॉक माउंटेन्स, फॉल्ट और ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब होता है जब धरती की कोई प्लेट का हिस्सा, किसी प्लेट का हिस्सा नीचे की ओर खिसक गया। देखो ये वाली प्लेट नीचे की ओर खिसक गई है। कहाँ की ओर खिसक गई है? नीचे की ओर खिसक गई है। तो ये देखो ये वाला जो पोजीशन है इन दोनों की कुछ ऊंचा हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा? एक तरीके से माउंटेन रेंज बन गई। क्या बन गई? एक तरीके से माउंटेन रेंज बन गई। यानी कि प्लेट में कोई फॉल्ट आने के कारण जब हमारे पास जो धरती है, जो लैंड है, उसकी स्लाइडिंग होती है, वो डाउनवर्ड हो जाए, वो नीचे की ओर हो जाए, तो वहां पर हमको कुछ जो है ऊंचे भाग देखने को मिल जाते हैं। कैसे भाग देखने को मिल जाते हैं? ऊंचे भाग देखने को मिल जाते हैं। ऐसे पर्वत श्रेणियों को हम भ्रमशोथ पर्वत या फिर फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। और हमारे पास नेक्स्ट है सतपुड़ा रेंज।
कौन सी रेंज? सतपुड़ा रेंज। ये दोनों हमारे पास ब्लॉक माउंटेन रेंज के एग्जाम्पल्स हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये दोनों हमारे पास किसकी हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फॉल्ट या भ्रंश माउंटेन्स के। इन दोनों के बीच में बहने वाली नदियों को देखो, ये हमारे पास एक घाटी बन गई, वैली बन गई, इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं हम इसको? भ्रंश घाटी या फिर फॉल्ट वैली। और ये हमारे पास क्या हो गए? भ्रंश पर्वत हो गए। इसमें बहने वाली कोई नदी अगर बहेगी तो उसको हम बोलेंगे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। अगर हम इस पर बात करते हैं तो आपने सुना होगा नर्मदा और ताप्ती, या नर्मदा और तापी नदी। ये दोनों नदी ऐसी हैं जो भारत के अंदर भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। तो इन दोनों नदियों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो हमारे पास किसी फॉल्ट वैली से होकर के बहती हैं। तो हमारे पास है नर्मदा और तापी। और हमारे पास ऐसे कौन से माउंटेन्स हैं जो एग्जाम्पल्स हैं किसका? फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स का इंडिया के अंदर। ये हमारे पास है विंध्याचल और सतपुड़ा। अगर हम बात करते हैं कि और ऐसे कौन से माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से माउंटेन रेंजेस हैं जो इसका एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो वोल्जेस जर्मनी, हॉर्स पर्वत फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ये सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं ये भी हमारे पास फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। हम वलित पर्वत की बात करते हैं। वलित पर्वत श्रेणी क्या होती है? वलित पर्वत समझते हैं क्या होता है? वलित का मतलब होता है वलन, यानी कि फोल्ड करना। फोल्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को फोल्ड करते हो तो उसको क्या करते हो आप? इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर बना देते हो उसकी। बनाते हैं नहीं बनाते हैं? इनको अगर हम फोल्ड कर दें, अगर मान लीजिए कोई सिंपल प्लेट है, ये कोई सिंपल प्लेट है, ये आपस को मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो इसमें एक जगह जाकर के ये उठेगी, एक जगह कहीं जाकर के ये ऊपर की ओर उठ जाएगी। पर मैं ये कंप्रेशन का फोर्स लगातार बढ़ा दूंगा तो इसके छोटे छोटे बल इधर पड़ जाएंगे। इस तरीके से ये छोटे छोटे फोल्डेड यहाँ पर पड़ जाएंगे और इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी? वलित पर्वत श्रेणी बन जाती है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये हमारे पास एक प्लेट थी जो इस तरफ आ रही है, ये दूसरी प्लेट है जो इस तरफ आ रही है, दोनों आपस में कंप्रेस हुई। या जो मटेरियल था उस कंप्रेशन के कारण उसके अंदर क्या हुआ? वलन पड़ गए, उसके अंदर फोर्स पड़ गए हैं। और ये फोर्स कैसे हो गए? पीक जैसे हो गए। देखिए ये पीक जैसे हो गए। तो ये पीक जैसे हो गए तो यहाँ पर हमने क्या हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गई एक पर्वत श्रेणी। क्या मिल गई है? पर्वत श्रेणी। फिर देखो ये प्लेट नियर बाई आती चली गई, नियर बाई आती चली गई तो इसका देखो कुछ भाग बहुत ऊंचा उठ गया, ये उठ गया। ये सारे ऊंचे उठे हुए भाग हमारे पास फोल्डेड माउंटेन्स की पीक्स का एग्जाम्पल है। फोल्डेड माउंटेन्स की पीक्स का एग्जाम्पल है। इंडिया के अंदर और विश्व में सबसे नया फोल्डेड माउंटेन्स हिमालय है। इंडिया के अंदर और विश्व में सबसे नया फोल्डेड माउंटेन्स कौन है? माउंटेन कौन सा है? हिमालय है। तो अब हिमालय को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे अच्छी तरह से चल करके। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेजिडुअल माउंटेन्स। कौन सा माउंटेन्स? रेजिडुअल माउंटेन्स। और या फिर इसको बोलते हैं हम अपशिष्ट पर्वत या डोम माउंटेन्स। डोम माउंटेन्स होता क्या है? पर्वत श्रेणी जब स्टार्टिंग में बनती है, माउंटेन रेंजेस जब स्टार्टिंग में बनती है तो उनकी पीक्स बहुत ऊंची होती है। उनकी पीक्स कैसी होती हैं? बहुत ऊंची होती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कहीं कहीं रेते का ढेर लग गया है, रेत का ढेर कहीं लग गया है तो आपने उसको बहुत ऊंचा रेते का ढेर लगा दिया। रेत का ढेर कैसा लगा दिया? बहुत ऊंचा लगा दिया। पर धीरे धीरे हवा चलती है और थोड़ा बहुत अगर आपका जो बेस है उसका हिलेगा तो वो रेत का ढेर कैसा होता है? धीरे धीरे थोड़ा सा छोटा होता चला जाता है। इसी तरीके से फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय में ऊंची ऊंची चोटियां क्या हुई? धीरे धीरे छोटी हुई। और छोटे होने के बाद देखो पहले ऊंची थी फिर थोड़ी छोटी हुई फिर बहुत छोटी हुई, तो छोटी छोटी चोटियों के रूप में ये बट गई। ऐसे पर्वत जो स्टार्टिंग में बहुत ऊंचे रहे होंगे और समय के साथ वो क्या हो गए? उनकी चोटियां बहुत छोटी हो गई हैं या फिर वो अपनी वृद्धावस्था में है, ओल्ड एज में है, तो उसको हम बोलते हैं हमारे पास अपशिष्ट पर्वत या फिर हम उसको बोलते हैं हमारे पास रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स। इंडिया की अगर हम बात करते हैं और विश्व की भी, अगर इंडिया की बात करें और विश्व की भी बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं तो अरावली माउंटेन रेंज जो कि हमारे पास दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। दिल्ली से लेकर कहां तक फैली हुई है? गुजरात तक फैली हुई है। ये हमारी माउंटेन रेंज विश्व की सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट रेजिडुअल माउंटेन है, अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, गुरु शिखर इसका सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू जिसके निकट स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान में आपको पढ़ाऊंगा। फोल्डेड माउंटेन्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था वो था हिमालय। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हिमालय को। हिमालय
हिमालय का मतलब हिम प्लस आलय बन गया हिमालय। बर्फ का घर, जहाँ बहुत सारा बर्फ हो उसके घर को ही हम क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। हिमालय जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की ही है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और भारत की अगर हिमालय में कोई सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम है कंचनजंगा। और भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। पर हम इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। देखो, हमारे पास ही इंडिया का मैप आ गया। इस इंडिया के मैप में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी आपको। उन सारी पर्वत श्रृंखलाओं का या माउंटेन रेंजेस का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होगी नोड ऑफ पामीर, पामीर की गांठ। ये देखो मैंने यहाँ पर जो बनाई, ये इंडिया से बाहर है, ये है नोड ऑफ पामीर। नोड ऑफ पामीर, आपने पामीर प्लेट्यू का नाम भी सुना होगा, पामीर प्लेट्यू। तो दुनिया का अगर सबसे ऊंचा प्लेट्यू कोई है तो वो पामीर प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू है? पामीर प्लेट्यू है। यहाँ से कुछ माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, यहाँ से कुछ माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। यहाँ से निकलने वाली एक माउंटेन रेंज इधर चाइना की तरफ चली जाती है। किधर चली जाती है? चाइना की तरफ चली जाती है। इसको हम कुनलुन शान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कुनलुन शान के नाम से जानते हैं। दूसरी एक छोटी सी माउंटेन रेंज हमारे इंडिया में आकर के जम्मू एंड कश्मीर में ही खत्म हो जाती है, जिसको हम काराकोरम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काराकोरम के नाम से जानते हैं। यहीं से एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और फैलती चली जाती है। इस तरीके से चौड़ी होती चली जाती है, यहाँ से पतली और आगे की तरफ फैलती चली जाती है। और ये यहाँ से इस तरीके से देखो, ये फैली हुई है पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे पास नोड ऑफ पामीर है, वहां से आने वाली दो पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ आती हैं? भारत के अंदर आती हैं। दो माउंटेन रेंजेस कहाँ आती हैं? इंडिया के अंदर आती हैं। और वो जो इंडिया के अंदर आती है उसमें एक हो गई हमारे पास हिमालय और दूसरी हो गई हमारे पास काराकोरम। दूसरी कौन सी हो गई? काराकोरम हो गई। चलो, काराकोरम की एक चोटी है, काराकोरम की एक चोटी है जिसका नाम है K2। क्या नाम है? K2। या इसको बोलते हैं हम गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, भारत की अगर आप हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो भारत की जो हाईएस्ट चोटी है वो हिमालय की चोटी नहीं है। वो चोटी किसकी है? काराकोरम रेंज की है। और काराकोरम रेंज में भी उसका एक स्पेसिफिक नेम क्या है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ये वाली जो चोटी है K2, ये इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में लोकेटेड है। कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर में लोकेटेड है। इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है वो कहाँ गई? सिक्किम है। सिक्किम के अंदर यहाँ पर देखिए ये वाली हमारे पास है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो चोटी है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या इसकी आप इनकी जो है पीक्स वैल्यू को भी आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे पास 8611 किलोमीटर की और ये हमारे पास है 8598 8598 मीटर ऊंची है। 8598 मीटर ऊंची है। तो दोनों की आप रेंज में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसके आगे अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली रेंज, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया था। इसके बाद यहाँ पर आप गुजरात की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको गिर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गिर। ये हो गई हमारी अरावली, ठीक है। ये वाली दो रेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली दो रेंजेस, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है। इसका नाम ऊपर वाली का विंध्यास और नीचे वाले का है सतपुराज। नीचे वाली कौन सी है? सतपुराज। ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हमको दिखाई देने को मिल रही हैं, ये हमारी हो गया हमारे पास वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां और ये हमारे पास हो गई ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां। कौन सी हो गई? ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां। और इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र भी ऊपर उठा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। दिस इज दंडकारण्य एरिया, दंडकारण्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दंडकारण्य क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर सारे में हिमालय फैला हुआ है। यहाँ पर सारे में क्या है? हिमालय फैला हुआ है। इसकी चोटियों के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मोस्टली जो भी आपके पास माउंटेन रेंजेस इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनका एक आइडिया आपको भी दिया है। इनके बारे में डिटेल में भी हम समझते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई, नॉर्थ टू साउथ। देखिए जो नॉर्मली माउंटेन रेंजेस हैं और कॉन्टिनेंट्स पर वो नॉर्मली नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है। उसका एक रीजन है क्योंकि अर्थ घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे आप ट्रक में बैठे हुए हैं, उसमें कुछ ले जा रहे हैं सैंड वगैरह, तो अगर ट्रक आगे चलेगा तो सैंड कहाँ जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा। तो नॉर्मली सैंड की जो लेयर बनेगी वो कैसे बनेगी, ट्रक के परपेंडिकुलर बनेगी। इसी तरीके से जो भी हमारे पास माउंटेन रेंजेस अर्थ पर बनी है वो सारी की सारी नॉर्थ टू साउथ बनी है। पर हमारे पास जो हिमालय जो प्लेट के टकराने के कारण बनी है, ये बनी है हमारे पास पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो इसकी आकृति भी अगर आप देखेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके से है, धनुष के आकार की। किसके आकार की है, धनुष के आकार की है। हिमालय की आकृति कैसी है, धनुष के आकार की आकृति है। अगर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज एंडीज। That is located in Southern America continent. And the second one is Rockies. That is located in North American continent. हम जब वर्ल्ड का ज्योग्राफी देखेंगे तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें डिस्कशन करने वाले हैं किसका, हिमालय का। हमने आइडिया ले लिया कि भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, और इसमें भी हमने किसको देखना है, अभी सबसे पहले हमको चेक करना है इसमें हिमालय को। तो ये कुछ मैंने एक मैप और लगा दिया था जहां पर इसको मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी थी कि ये देखिए, ये सारा एरिया जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये सारा हिमालय का है। ये रेड जो माउंटेन रेंजेस हैं ये इंडिया में लोकेटेड है। ये हमारे पास हो गया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या हमारे पास अरावली, और ये हमारे पास विंध्याचल सतपुड़ा रेंज। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर थोड़ा शो करने के लिए राइट यहाँ पर प्लेस करी है। चलिए हिमालय की बात करते हैं। हिमालय इज स्प्रेडेड द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे मैंने बताया पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। ये कितने किलोमीटर की फैली हुई, लगभग 2400 किलोमीटर फैली हुई है। कितनी फैली हुई है, 2400 किलोमीटर लंबी है, जो सिंधु नदी के महाखंड से यानी कि इंडियन गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज तक जाती है। इंडिया के नॉर्थ में कौन सी नदी है, सिंधु नदी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, इंडियस वाली सिविलाइजेशन। और इसके बाद इंडिया के अगर सबसे हम ईस्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो रिवर मिलती है वो मिलती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है। तो हमारे पास जो हिमालय फैला हुआ है वो इंडस गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक फैला हुआ है। इंडस गॉर्ज से कहां तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक फैला हुआ है। इसकी 21 चोटी कुछ ऐसी चोटी हैं जो हमारे पास 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। कितने मीटर से ज्यादा ऊंची हैं, 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। 40 चोटी ऐसी हैं जो 7500 मीटर से ऊंची हैं। 40 चोटी कैसी हैं, जो 7500 मीटर से ऊंची हैं। तो 3-4 बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि सब ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। ठीक है, और कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, 2400। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 21 चोटियां ऐसी हैं जो 8000 मीटर से ऊंची हैं, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट भी इसी का। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय को किस प्रकार से हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर भारत के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडिया से दूर चाइना की तरफ, यानी कि इंडिया से जो दूर चाइना की तरफ स्थित है लोकेटेड हिमालय, उसको हम ट्रांस हिमालय, पार का हिमालय बोलते हैं। पार हिमालय यानी कि भारत से दूर पार हिमालय, इसको हम थाइस और तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर जैसे ही हम जाते हैं तो सबसे पहले तिब्बत पड़ेगा, और तिब्बत से ही मिला हुआ क्या पड़ेगा, चाइना पड़ेगा। यानी कि चाइना का वो क्षेत्र जो तिब्बत है वहां जो हिमालय लोकेटेड है उसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से या पार हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हायर और ग्रेटर हिमालय। इनर भी बोलते हैं इसको, इनर ओब्लिक हायर और ग्रेटर हिमालय। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर यानी कि वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय, वृहद हिमालय। ये वो हिमालय है जो भारत से सटा हुआ है और नेपाल वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। अधिकांश जो चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं हिमालय की, वो वृहद हिमालय के अंदर ही पाई जाती हैं। ज्यादातर ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं हमारे पास, वृहद हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। फिर आता है हमारे पास लघु हिमालय। कौन सा हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय या फिर हम इसको बोलते हैं लेसर।
ये लोअर हिमालय, ये वो हिमालय है जो इंडिया के अंदर यानी कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में स्थित हिमालय है, उसको हम लेसर या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। शिवालिक हिमालय जो है हमारे पास नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इन सब में सबसे नया कौन सा है? शिवालिक है। इन सब में सबसे नया हिमालय कौन सा है? शिवालिक है। और ये रेंज हमारे पास जो इंडिया के अंदर आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में दिखाई देने को मिलती है, और हमारे पास कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है? वो हमारे पास शिवालिक हिमालय है। तो हमने हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसमें न्यूएस्ट वन कौन सा है हमारे पास? शिवालिक हिमालय है। इन 4 पार्ट में डिवाइड करके आप हिमालय को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि हिमालय का कैसे निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण के लिए, हिमालय एक वलित पर्वत है, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, तो इसका निर्माण के लिए हमारे पास क्या हुआ होगा कि इंडियन प्लेट या फिर आप इसको कह सकते हैं ये गोंडवाना लैंड की प्लेट थी। किसकी प्लेट थी? गोंडवाना लैंड की प्लेट थी। ये प्लेट या ये अफ्रीकन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी? अफ्रीकन प्लेट थी। यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराती है। कौन सी प्लेट से आकर के टकराती है? वो यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराती है, और इससे जैसे ये इसको स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद ये वाली प्लेट थोड़ा ऊंचा उठ जाती है। जब ये ऊंचा उठ जाती है तो हमें यहाँ पर ये चोटियां दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। और हिमालय की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल या सबसे अच्छी जो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराया और जो भाग था वो ऊंचा उठ गया, जिसको हमने हिमालय के नाम से जाना। किसके नाम से जाना? हिमालय के नाम से जाना। हिमालय के फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि जो गोंडवाना लैंड की प्लेट थी वो कहां करके टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से आकर के टकरा गई। हिमालय की एज कितनी है, कितनी आयु है हिमालय की? तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टर्सरी टाइम पीरियड में हुआ है। कौन से टाइम पीरियड में हुआ है? टर्शियरी टाइम पीरियड में हुआ है। आप लेक्चर नंबर 6 को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये सारे टाइम पीरियड और फॉर्मेशन ऑफ द इंडिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो यूट्यूब के सारे वीडियो भूल जाएंगे, यहाँ पर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि इंडिया का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का निर्माण लगभग 25 से 40 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है। 25 to 40 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है, और ये हुआ है ओलिगोसीन एज में। कौन से एज में हुआ है? ओलिगोसीन एज में। इस एज का नाम ध्यान रखना है। नॉर्मली जो हमारे पास अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईएएस या पीसीएस के एग्जाम में, उससे पूछा जाता है हिमालय का निर्माण कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है प्लायोसीन एज। कौन सा एज? प्लायोसीन। रीजन ये है कि नॉर्मली जो बात करते हैं वो इस हिमालय की बात करते हैं जो इंडिया में लोकेटेड है, वो है न्यूएस्ट वन, शिवालिक। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है प्लायोसीन एज में हुआ है, जो कि हमारा 5 से 2 यानी कि 5 मिलियन से 2 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में हुआ है। 5 मिलियन ईयर से 2 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में हुआ है। जबकि लेसर या लघु हिमालय का निर्माण हमारे पास 14 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है। कितना ईयर्स है? 14 मिलियन। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ 25 से 40 है, यहाँ 14 है और यहाँ 5 है। 25, 14 और 5 ऐसे ध्यान रखते हैं। 25, 15 और 5, 25, 15 और 5 मिलियन ईयर्स की बात कर रही है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख वर्ष। कितने ईयर्स? 10 लाख ईयर्स। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ये हुआ है मायोसीन एज में। ये एजेस क्या है? प्लायोसीन, मायोसीन और एलिगोसीन। वीडियो नंबर 6 यानी कि लेक्चर नंबर 6 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैंने शो भी किया है किस तरीके से ये वो प्लेट थी, जो ये भाग था अफ्रीकन प्लेट का, ये टूट करके आया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ते जाकर के यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से जाकर के ये टकराता है और यहाँ पर जाकर के हमारे पास हिमालय यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? ये हिमालय फॉर्म हो जाता है हमारे पास। ठीक है, और हिमालय की देखिए जो फॉर्मेशन हुई है वो जम्मू कश्मीर यानी कि प्लॉट ऑफ पामिट से शुरू हुई है। उसके बाद ये फैलता हुआ नेपाल, चाइना, तिब्बत, इंडिया और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फैलता हुआ जाता है। उसके बाद ये हमारे पास जो नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी यहाँ तक फैला हुआ है, और यहाँ पर ही इसकी कुछ चोटियां ऊपर उठी हुई है। इसकी कुछ चोटियां कैसी उठी हुई है? ग्राउंड सी लेवल से ऊपर उठी हुई है, जो हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह
के रूप में हमको दिखाई देती हैं, यानी कि कुछ ऐसे द्वीप जो ओशन के अंदर हमको दिखाई देते हैं, वो कुछ ना होकर के हिमालय की कुछ चोटियां हैं जो हमारे पास इसके अंदर हमको दिखाई दे रही हैं। किसकी चोटियां हैं? हिमालय की चोटियां हैं। तो हमने हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ा, तो आपको नॉर्मली ध्यान रखना है 42 5 ईयर्स एगो के बीच में हुआ है, मिलियन ईयर्स एगो के बीच में हुआ है, और आपको 3 डिजिट ध्यान रखिए 25, 15 और 5, और इसमें भी स्पेशली प्लाइसीन एज, इसमें हमारे पास शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। किसका? शिवालिक। शिवालिक इज द न्यूएस्ट वन माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, विच माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज द न्यूएस्ट वन, विच इज द न्यूएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, देन यू कैन से शिवालिक इज द न्यूएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड दिस इज द पार्ट ऑफ हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय। हिमालय का क्या महत्व है भारत की दृष्टि से? तो हिमालय बहुत ऐसे तरीके से रोल प्ले करता है कि भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे कैसे? सबसे पहले भारत का क्लाइमेट डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। जो भी हमारे पास यहाँ से बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से मानसून उठता है, वो हिमालय से जाकर के टकराता है और हमारे देश में वर्षा होती है। इंडिया में क्या होती है? रेन को डिसाइड करने का काम किसका है? इसका ही है। हिमालय पे हमारे पास ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जो ठंडे हैं, इससे भारत का तापमान कैसा हो जाता है? नॉर्मल रहता है, सामान्य रहता है, अभी गर्म नहीं होता है। हमारे पास ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, हमारी रक्षा करता है। कहाँ से? चाइना से, अफगानिस्तान से। इस वाले एरिया से भारत को क्या कर देता है? एकदम अलग कर देता है। जैसे इस एरिया से वो हमारे पास चाइना और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहां से अगर कोई एंट्री करना चाहेगा तो उसे बहुत डिफिकल्टी होगी। यानी कि हमको एक प्रोटेक्शन दे रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। सोर्स ऑफ पेरिनेबल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है बहुत सारी नदियों का सोर्स है। यहाँ से ऐसी नदियां निकलती हैं जो बर्फ के पिघलने से बनती है और पिघल करके भारत में सिंचाई की व्यवस्था को बना करके रखती हैं। फर्टाइल सोइल लेकर के आती हैं, यानी कि हमारी मिट्टी में उपजाऊपन लेकर के आती हैं। फॉरेस्ट है इसके अंदर बहुत अच्छे मिलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छा रोल भी प्ले करता है टिहरी डैम, टिहरी डैम, दुलहत्ती, दुलहत्ती, ये जो डैम्स वगैरह बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं, जहाँ से हम बिजली उत्पादन करते हैं, मिनरल्स मिलते हैं हमको, टूरिज्म को बढ़ावा देता है। होली प्लेसेस हिमालय के अंदर है। एल्पाइन पास्चर, यानी कि हमारे पास एल्पाइन वनस्पति बहुत अधिक मिलती है, जिससे भेड़ और बकरियां खा करके अपना पेट भरती हैं और जिससे पशुपालन उनका बहुत अधिक मात्रा में संभव हो पाता है। एल्पाइन पास्चर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेशन ऑफ हिमालयाज इन टर्म्स ऑफ इंडिया in terms of India. तो इंडिया के लिए क्या, what are the benefits of Himalayas to the India? Then we can say these are the benefits to Himalayas regarding to India. ठीक है, नेक्स्ट हम समझ सकते हैं, इसको आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज सिडनी ब्राड के अनुसार। सिडनी ब्राड एक जियो साइंटिस्ट थे, यानी कि भूवेदी थे, उन्होंने इसको डिवाइड किया। तो उन्होंने इसको डिवाइड जो किया है वो डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ट्रांस हिमालय यानी कि पार का हिमालय, ग्रेटर हिमालय यानी कि वृहद हिमालय, लेसर यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक रेंज। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले मैंने आपको नोट करवा चुका हूँ इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन का बात करो, देखो ये हमने इसको इस तरीके से, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया, ये नदियों के हिसाब से डिवाइड कर दिया। 4 क्षेत्र में डिवाइड करा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो 4 क्षेत्र में सबसे पहले आता है हमारे पास पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। गंगा, सिंधु से लेके गंगा तक, इंडस से लेके कहां तक? सिंधु से लेके कहां तक? गंगा तक। हिमालय हमारा कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय। गंगा से लेके काली तक, दूसरा वाला कहां से हो जाएगा? गंगा टू काली। तीसरा हमारा हो जाएगा काली टू, काली नदियां, ये दीज आर द नेम ऑफ रिवर्स। गंगा नदी है, काली नदी है और सिंधु भी क्या है? नदी है। तो ये सारी नदियां हैं, इनके बीच के हिमालय को हमने डिवाइड कर दिया है और उनको अलग अलग नाम से हमने जाना है। अभी मैं नाम उनके बता रहा हूँ। ये है काली से लेके तीस्ता तक, और ये हमारे पास है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। देखो इस वाले हिमालय को जो सिंधु से गंगा तक है पंजाब हिमालय कहते हैं, गंगा से काली तक है कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं एक रीजन है हमारे पास उत्तराखंड का, उसी के नाम पे हम इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं रीजन मतलब रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये वाला रीजन हमारे पास कौन सा? कुमाऊं का क्षेत्र है।
नेक्स्ट हमारे पास है नेपाल हिमालय। नेपाल में पाई जाने वाली हिमालय की श्रेणी को हम महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। एक काली नदी बहती है जो उत्तराखंड के ठीक ऊपर यानी कि नॉर्थ में, नेपाल के ठीक नॉर्थ में है, और दूसरी नदी बहती है तीस्ता। तीस्ता नदी नेपाल के साउथ में। उन दोनों के बीच में पाई जाने वाली इसकी श्रेणी को हम ये बोलते हैं, हमारे पास ये है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और नेपाल में पाई जाने वाली हिमालय की श्रेणी महाभारत श्रेणी। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें पाई जाने वाली जो रीजन में जो श्रेणियां हैं, उस जो पर्वत श्रेणी यहाँ पाई जाती हैं उनको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से चार हो गए? चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला हो गया हमारे पास पंजाब, दूसरा हो गया हमारे पास कुमाऊं, तीसरा हो गया हमारे पास नेपाल, और चौथा हो गया हमारे पास असम। इन चारों हिमालय का आपको डिवीजन ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये इनके नाम हो गए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों की। तो पर्वत चोटियों में देखो, सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, मैंने आपकी इसकी ऊंचाई बताई थी 8611 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप बात करते हैं दूसरी ऊंची चोटी जो हिमालय की भारत में स्थित है, उसका नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है, 8598 किलो 98 मीटर। ये रहा, ये सब मीटर में यूनिट है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं इसको? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कंचनजंगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इंडिया के अंदर 8598 मीटर। नेक्स्ट मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत यानी कि इंडिया की जम्मू कश्मीर में स्थित ऊंची चोटी। जम्मू कश्मीर में स्थित ऊंची चोटी, या कह सकते हैं पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत ही। इसको हम किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं। इस माउंटेन के नाम से जानते हैं? किलर माउंटेन के। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तराखंड की। ये नंदा देवी और कॉमेट दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, इंडिया उत्तराखंड। अन्नपूर्णा नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, मकालू नेपाल में है। नामचा बरवा हमारी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गोरला मंदाता नेपाल में है। गोरला मंदाता कहाँ पर है? नेपाल में। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस है, इनकी लोकेशन बार बार पूछी गई है। ये आपको लेंथ तो ध्यान नहीं रखनी है इतनी ज्यादा, और लोकेशन जरूर ध्यान रखनी है कि कौन सी नेपाल में है और स्पेशली कौन से राज्य में है। तो मैं आपको अभी स्टेट वाइज ही बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर नंदा देवी का नाम ध्यान रखिएगा, कॉमेट का ध्यान रखिएगा। ये दोनों हमारी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा हमारे पास सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट और ये सारी नेपाल में है। तो इंडिया वाली मैंने आपको तीनों बता दी यहाँ पर। ठीक है, नामचा बरवा हमारी कहाँ पर है? अरुणाचल में है। अरुणाचल में है। ठीक है, नामचा बरवा कहाँ पर है हमारे पास? अरुणाचल में। अच्छा, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, उनके कुछ स्पेसिफिक नेम हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक नेम हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो हिमालय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले नोट ऑफ कॉमेट से आ रही है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। काराकोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज अ सेपरेट माउंटेन रेंज। इट इज अ सेपरेट माउंटेन रेंज। तो काराकोरम को तो आप बिल्कुल लग रखिएगा। काराकोरम के ठीक नीचे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जास्कर पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट आता है यहाँ पर पीर पंजाल। कौन सा आता है? पीर पंजाल। इन चारों रेंजेस को कभी उत्तर से दक्षिण में पूछा गया है, कभी पूर्व से पश्चिम में पूछा गया है। ये चारों आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? अगर उत्तर से बात करेंगे पहले काराकोरम, फिर लेह लद्दाख, जास्कर, देन पीर पंजाल। नीचे से बात करते हैं पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, ऊपर लेह लद्दाख और काराकोरम। सीरीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी सीक्वेंस बना लो, KLJP या PJKL, और आपको ध्यान रखना नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्थित है। हिमाचल प्रदेश शिमला, राजधानी क्या है? शिमला। यह हिमाचल प्रदेश कौन सी श्रेणी पर, इसकी कौन सी श्रेणी पर स्थित है? तो आप बताएंगे धौलाधार। किस पर है? धौलाधार। हिमालय की धौलाधार श्रेणी पर हमारे पास ये स्थित है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश स्थित है। अगर आप बात करते हैं नीचे आ जाता है ठीक यहाँ पर उत्तराखंड। देखो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल आपके पास आ गया CHAL, हिमाचल प्रदेश आके आपके पास आ गया धौलाधार, है ना।
DSAR धौलाधार। नेक्स्ट हमारे पास आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको आपको नाम में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। त्रिशूल, नंदा देवी, कॉमेट। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिशूल, नंदा देवी, कॉमेट। माना भी है ग्लेशियर वैसे तो, पर आप यहाँ पर बद्रीनाथ का नाम ध्यान रखिएगा। This is Badrinath. These 4 are the most of the peaks that find in Uttarakhand. And which one is the most higher? That is Nanda Devi. Nanda Devi is the most highest peak of Himalaya in Uttarakhand. ठीक है। नेक्स्ट अगर आप सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर कंचनजंगा आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? कंचन का नाम ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये आपके पास आ गई नामचा पर्वत। हमने लास्ट स्लाइड में भी इसको एक्सप्लेन किया था। कौन सी आ गई? नामचा पर्वत आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यही यहाँ पर हिंदी में स्लाइड में एक्सप्लेन की गई है, यही सारी श्रेणी तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट यही उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर आप एक बार डिटेल में देखना चाहो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ साफ येलो शेड में दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर आपके पास लद्दाख रेंज दिखाई दे रही है, नीचे आपको जास्कर रेंज दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर यानी कि लेह लद्दाख के क्षेत्र में, फिर पीर पंजाल है। और यहाँ पर एक दिखाई जो नहीं दे रही है वो यहाँ पर है, इसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। K2 इसी का अर्थ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। धौलाधार मैंने बता दी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शिवालिक हिमालय बता दिया, ग्रेटर रेंज आगे तक चलिए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास अगर ये मान लीजिए यूपी है और ये हमारे पास सिक्किम है, तो नॉर्थ ईस्ट कुछ लगभग इस तरीके का हमको दिखाई देगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पूर्व की ओर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में स्थित हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं डसला, अबोर, मिसमी। ढसला, अबोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं से यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत, जो मैंने बताया था, नामचा बरवा चोटी ऑफ हिमालय, इसको काट करके जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर सबसे बड़े घाट का निर्माण करती है और इस बड़े घाट से होकर के ही ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। ठीक है, तो अरुणाचल स्टेट के बारे में, प्रदेश के बारे में आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। ढवला, अबोर और मिसमी। इसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ियां मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। नागालैंड में आपको मिलेंगी नागाज पहाड़ियां। और नागालैंड के बाद आपके पास आ जाएगा मिजोरम। कौन सा राज्य आ जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में आपको मिलेंगी मिजो पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं? मिजो। मिजोरम में है मिजो पहाड़ियां, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां। इसके बाद भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय। तो मेघालय का मतलब ये होता है कि मेघालय में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें आपको 3 नाम विशेषकर ध्यान रखना है। एक है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां, ये तीनों प्रमुख जनजातियां भी हैं मेघालय की, जो इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती हैं। और ये तीनों यहाँ पर इस मेघालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां भी हैं। इसमें से एक सवाल पूछ लिया जाता है, मेघालय के मारिसराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पर इन तीनों में से वो स्थान कौन सी पहाड़ी के बीच में स्थित है? वो घाटी कहाँ पर है? तो इसमें से आपको ध्यान रखना, खासी नामक जो पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? खासी नामक जो पहाड़ी है, यहाँ पर हमारे पास मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और इस पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाई जाने वाली भारत जो हिमालय पर्वत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बात कर ली। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस प्रमुख जो पासेस हैं, दर्रे हैं इंडिया के, बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको अरावली, विंध्याचल और हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत की जो भी माउंटेन रेंजेस हैं, मैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, लेक्चर नंबर 8 होगा वो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन के नोट्स बना लीजिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।